सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपके शहर के सबसे पुराने, सबसे घने जंगल के सैकड़ों पेड़ों पर लाल निशान लगे हुए हैं। हाँ। यही हुआ नवंबर 2025 में नासिक के लोगों के साथ। ये निशान थे एक सरकारी योजना के, जो कहती थी कि आस्था के नाम पर इन पेड़ों को कटना होगा। और इसके जवाब में पूरा शहर उन पेड़ों से लिपट गया। आज हम इसी टकराव की गहराई में उतर रहे हैं। नासिक के तपोवन में धर्म, विकास और पर्यावरण के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी कहानी की कई परतें खोलते हैं। ये सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये इस बात की भी पड़ताल है कि जब लाखों लोगों की आस्था का सवाल हो तो क्या शहर के फेफड़ों की कुर्बानी दी जा सकती है? और क्या कानून और नागरिकों की आवाज प्रशासन की विशाल योजनाओं के सामने टिक पाती है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है नासिक का तपोवन इलाका। ये कोई आम पार्क या बगीचा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तपोवन को आप नासिक का धड़कता हुआ हरा दिल कह सकते हैं। अच्छा। गोदावरी नदी के किनारे फैला हुआ करीब 54 एकड़ का ये घना जंगल शहर का एक प्रमुख ग्रीन लंग है। यहाँ लगभग 3,500 पेड़ हैं। 3,500? हाँ, और उनमें से कई तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हमारे एक स्रोत में इसे रिपेरियन जमीन कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जमीन नदी के लिए एक गार्ड की तरह काम करती है। गार्ड की तरह? हाँ, यहाँ के पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़कर रखती हैं ताकि बाढ़ में वो बहे नहीं। इनकी घनी छांव से नदी का पानी ठंडा रहता है और जमीन के नीचे का वाटर लेवल भी बना रहता है। असल में ये सिर्फ पेड़ नहीं, नदी के बॉडीगार्ड हैं। और इसका एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है जो इसे और भी खास बना देता है। हाँ, और वो जुड़ाव सीधा रामायण से है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 साल के वनवास का कुछ समय इसी तपोवन में बिताया था। तपोवन का मतलब ही है तपस्या का वन। तो ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक पवित्र और जीवित विरासत है। यहाँ के बरगद और इमली के पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वो शहर की यादों और आस्था के गवाह हैं। तो एक तरफ ये इतना पवित्र और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जंगल है, और दूसरी तरफ है 21वीं सदी के एक महा आयोजन की विशाल जरूरत है। यहीं पर टकराव की असली कहानी शुरू होती है। योजना क्या की? योजना थी 2026-27 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए साधुग्राम का विस्तार करने की। साधुग्राम मतलब वो अस्थाई शहर जो साधु संतों के लिए बनता है? जी, साधुग्राम वो अस्थाई टाउनशिप है जहां कुंभ के दौरान लाखों साधु संत रुकते हैं। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार का अनुमान काफी बड़ा है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बहुत बड़ा। 2015 के कुंभ में करीब 2.5 लाख साधुओं के लिए 350 एकड़ का साधुग्राम बनाया गया था। ठीक है। लेकिन इस बार अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा साधु आएंगे। 10 लाख? ये तो 4 गुना ज्यादा है। जी, और अधिकारियों के मुताबिक इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए साधुग्राम को लगभग 1050 से 1200 एकड़ तक फैलाना जरूरी है। और इसी विस्तार की जद में तपोवन के करीब 1700 से 1800 पेड़ आ गए। बिल्कुल। 1700 पेड़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। जाहिर है अधिकारियों ने इसके पक्ष में कुछ तर्क तो दिए ही होंगे। इतनी बड़ी योजना हवा में तो नहीं बनती। उनका सबसे पहला और बड़ा तर्क था जरूरत का। उनका कहना था कि 10 लाख लोगों के लिए सड़कें, पार्किंग, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा चौकियां और रहने की जगह, इन सब के लिए एक बड़ी समतल और साफ जमीन चाहिए। और तपोवन साधुग्राम के मौजूदा इलाके से सटा हुआ है, इसलिए ये सबसे सुविधाजनक विकल्प था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सब कुछ नहीं काट रहे हैं। एक चुनिंदा कटाई की बात कही गई थी। हाँ, दूसरा तर्क यही था। अधिकारियों ने कहा कि हम सिर्फ वही पेड़ काटेंगे जो 10 साल से कम उम्र के हैं या जो प्रस्तावित सड़कों और दूसरी सुविधाओं के रास्ते में सीधे आ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बरगद, पीपल और इमली जैसे पुराने और पवित्र माने जाने वाले पेड़ों को बचाने का वादा भी किया। लेकिन ये पुराने पेड़ों को बचाने का वादा थोड़ा खोखला नहीं लगता? अगर आप किसी जंगल के बीच से 1700 नए और मध्यम आयु के पेड़ काट दें, तो क्या बचे हुए पुराने पेड़ अकेले उस इकोसिस्टम को जिंदा रख पाएंगे? नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी शरीर से सारा खून निकालकर सिर्फ हड्डियां छोड़ दी जाएं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पारिस्थितिकी में इसे इकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेशन यानी पारिस्थितिक विखंडन कहते हैं।
आप बीच से उसके हिस्से निकाल देंगे तो बचा हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे बीमार होकर खत्म हो सकता है। और फिर वो मुआवजे का एक दिलचस्प फॉर्मूला भी लेके आए थे, ट्री एज फॉर्मूला। ये क्या था? ये सुनने में बहुत तार्किक लगता है। फॉर्मूला ये था कि जितने साल पुराना पेड़ काटा जाएगा उतने ही नए पौधे लगाए जाएंगे। मतलब 7 साल का पेड़ काटा तो 7 पौधे? हाँ, और 20 साल का पेड़ काटा तो 20 पौधे। अच्छा। इस हिसाब से नासिक में करीब 17,000 नए पौधे लगाने पड़ते। 1700 के बदले 17,000। कागज पर तो एक शानदार सौदा लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर गणित और पारिस्थितिकी का फर्क साफ दिखता है। एक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा मोहल्ला है। सैकड़ों पक्षियों के घोंसलों के लिए, हजारों कीड़ों मकोड़ों के लिए और मिट्टी को जिंदा रखने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए। सही बात है। आप 17,000 नए पौधे लगा भी दें तो भी उस एक मोहल्ले को फिर से बसाने में 1 सदी लग जाएगी। ये एक क्लासिक मामला है जहां समाधान कागज पर तो सही दिखता है, पर जमीन पर पूरी तरह खोखला है। तो जैसे ही नवंबर 2025 में नासिक नगर निगम ने इस योजना का सार्वजनिक नोटिस जारी किया, शहर में हंगामा मचना लाजमी था। हंगामा शब्द शायद छोटा पड़ जाए। एक जबरदस्त विरोध की लहर उठी। Change.org पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू हुई जिस पर देखते ही देखते हजारों साइन हुए होंगे। 37,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया। वाह। और सोशल मीडिया पर #SaveTapovan और #NasikChitko जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन डिजिटल विरोध से बढ़कर लोग जमीन पर भी उतरे, और फिर जो हुआ उसने 1970 के दशक की यादें ताजा कर दी। और वो कमाल का था। 18 नवंबर को नासिक ने 1970 के दशक को फिर से जिया। ये सिर्फ कुछ गिने चुने एक्टिविस्ट नहीं थे। कौन कौन थे? हमारे सूत्रों ने बताया कि कॉलेज के छात्र अपनी क्लास छोड़कर आए थे, घर की महिलाएं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, छोटे बच्चे, सब उन पेड़ों से ऐसे लिपट गए थे जिन पर कटाई के लिए लाल निशान लगाए थे। जैसे अपने परिवार के किसी सदस्य को बचा रहे हो। बिल्कुल। ये तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। पेड़ बचाओ, नासिक बचाओ के नारों के साथ बनी मानव श्रृंखला ने इस मुद्दे को एक स्थानीय खबर से राष्ट्रीय बहस बना दिया। एकदम। एक बुजुर्ग ने एक रिपोर्टर से कहा, ये बरगद मेरे दादा ने लगाया था, इसे काटने का हक किसी सरकार को कैसे हो सकता है? तो ये सिर्फ एक पर्यावरण का विरोध नहीं था। नहीं, ये शहर की यादों, उसकी विरासत और अपनी जड़ों को बचाने की एक भावुक लड़ाई बन गया था। और उन तस्वीरों में एक अजीब सी शांति थी। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस इंसान और पेड़ एक दूसरे को थामे हुए। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर विरोध सबसे शांत होता है। इस नागरिक आंदोलन के साथ साथ प्रदर्शनकारियों के पास एक बहुत ठोस कानूनी तर्क भी था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नासिक नगर निगम के पास ये फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। ये क्या मामला था? ये इस पूरे मामले का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जो दिखाता है कि नागरिक कितने जागरूक थे। महाराष्ट्र में एक कानून है, महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम 1975। ठीक है। इस कानून में 2021 में एक बहुत जरूरी संशोधन किया गया था। और वो संशोधन क्या था? उस संशोधन के तहत एक महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण यानी महाराष्ट्र स्टेट ट्री अथॉरिटी का गठन किया गया। अच्छा। कानून अब साफ कहता है कि अगर किसी भी शहरी इलाके में 5 साल से ज्यादा उम्र के 200 से अधिक पेड़ काटने का प्रस्ताव है तो स्थानीय नगर निगम, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उस पर खुद फैसला नहीं ले सकता। 200 से ज्यादा पेड़, यहाँ तो 1700 से ज्यादा पेड़ काटने की बात हो रही थी। ठीक यहीं पर पेच था। कानून के मुताबिक एनएमसी को ये प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरण को भेजना चाहिए था और अंतिम मंजूरी सिर्फ वही दे सकता है। कार्यकर्ताओं का मुख्य तर्क यही था कि एनएमसी ने नोटिस जारी करके कानून को बाईपास किया है। मतलब पूरी प्रक्रिया ही अवैध है। जी, इस कानूनी दलील ने आंदोलन को एक भावनात्मक अपील से आगे बढ़कर एक मजबूत आधार दिया। और फिर इस लड़ाई में राजनीति भी कूद पड़ी और कुछ बड़े नाम सामने आए, है ना? हाँ, जब मुद्दा इतना बड़ा हो जाए तो राजनीति का आना तय है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि कुंभ तो एक बहाना है। तो फिर असली मकसद क्या बताया उन्होंने? असली मकसद उद्योगपतियों को ये कीमती जमीन देना है। उन्होंने सवाल उठाया कि नासिक में पहले भी कई कुंभ हुए हैं, लेकिन तब तो ऐसे जंगल नहीं काटे गए। वाह, मतलब उन्होंने इसे कुंभ के आयोजन से हटाकर सीधे लैंड डील का मामला बना दिया। ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ
शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने भी इसे हिंदुत्व के नाम पर भ्रष्टाचार कहा। अच्छा। उन्होंने एक दिलचस्प सवाल उठाया कि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ रामायण से जुड़े पवित्र पेड़ों को काट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर में और भी बहुत सी खाली सरकारी जमीनें हैं जिनका इस्तेमाल साधुग्राम के लिए हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अभिनेता सयाजी शिंदे, जो सत्ताधारी गठबंधन के करीबी माने जाते हैं, वो भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए। हाँ, वो खुद तपोवन पहुंचे और पेड़ों से लिपटे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ हमारे माता पिता हैं और अगर इन्हें काटने की कोशिश हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। इससे ये साफ हो गया कि ये मुद्दा पार्टी लाइन से ऊपर उठ चुका था और एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। तो एक तरफ जबरदस्त नागरिक विरोध, दूसरी तरफ एक ठोस कानूनी चुनौती और ऊपर से राजनीतिक दबाव। इस चौतरफा घेराबंदी का कुछ असर हुआ? क्या अधिकारियों ने अपनी योजना वापस ली? असर तो होना ही था। प्रशासन के सुर बदलने लगे। जो मंत्री और अधिकारी शुरू में कह रहे थे कि विकास के लिए पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे, वो अब कहने लगे कि हम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अच्छा। और जबरदस्ती पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो इसे आंदोलन की जीत माना जाए? इसे एक आंशिक झुकाव या स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहना ज्यादा सही होगा। एनएमसी ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि अब सिर्फ अपरिहार्य पेड़ ही काटे जाएंगे। अपरिहार्य? हाँ, अपरिहार्य यानी जिन्हें हटाना बेहद जरूरी हो। लेकिन ये अपरिहार्य शब्द ही तो अपने आप में बहुत अस्पष्ट है। कौन तय करेगा कि कौन सा पेड़ अपरिहार्य है और कौन सा नहीं? इसकी परिभाषा क्या है? और यही कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता है। सही बात है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मामले को शांत करने की एक कोशिश है। जब तक मूल प्रस्ताव लिखित में औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया जाता और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार राज्य वृक्ष प्राधिकरण के पास नहीं भेजी जाती, तब तक तपोवन पर खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने कुछ और भी वादे किए थे, जैसे पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का। हाँ, ये भी कहा गया कि लगभग 400 पुराने बरगद के पेड़ों को छुआ नहीं जाएगा और बाकी पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने यानी जड़ समेत उखाड़कर कहीं और लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कितना सफल होता है? देखिए, बड़े और पुराने पेड़ों के लिए ट्रांसप्लांटेशन की सफलता दर बहुत कम होती है। ये एक बहुत ही महंगा और अनिश्चित प्रक्रिया है, तो कार्यकर्ता इसे भी एक छलावे की तरह देख रहे हैं। तो नवंबर 2025 के अंत तक की स्थिति ये है कि योजना रुकी हुई है पर रद्द नहीं हुई है। बिल्कुल, तलवार अब भी लटक रही है। तत्काल कटाई तो रुक गई है, जो अपने आप में नागरिक आंदोलन की एक बड़ी जीत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो तपोवन का ये मामला सिर्फ नासिक के कुछ पेड़ों की कहानी नहीं है, ये आज के भारत की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। सही है। ये शहरी पर्यावरण न्याय की लड़ाई है, जहां आम नागरिक अपनी शहर की सांसों के लिए खड़े होते हैं, और ये दिखाता है कि चिपको आंदोलन की विरासत आज भी कितनी जिंदा और प्रासंगिक है। और ये धर्म और पारिस्थितिकी के बीच के उस जटिल रिश्ते को भी उजागर करता है, जिस पर हम अक्सर बात नहीं करते। एक तरफ लाखों साधुओं की आस्था और उनके लिए सुविधाओं की दलील है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे पवित्र उपवन को बचाने की भावना है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही गहरा है। तो आगे क्या देखने वाली बात होगी? इस कहानी का अगला अध्याय क्या हो सकता है? देखिए, अब 3 रास्ते खुलते हैं। पहला और सबसे सही रास्ता ये है कि मामला कानून के अनुसार राज्य वृक्ष प्राधिकरण के पास जाए और वो एक पारदर्शी और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद फैसला ले। ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि एनएमसी दबाव में एक संशोधित लिखित योजना सामने रखे, जिसमें साफ साफ बताया गया हो कि कितने और कौन से पेड़ काटे जाएंगे और क्यों। और तीसरा रास्ता अदालत का है। अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस और पारदर्शी समाधान नहीं निकलता, तो नागरिक समूह इस मामले को जनहित याचिका के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। और उनके पास अवैध प्रक्रिया का एक मजबूत कानूनी आधार भी है। बिल्कुल। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ नासिक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। बिल्कुल। और वो सवाल ये है, भविष्य में जब भारत में इस तरह के बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल आयोजन होंगे, तो हम आस्था, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे साधेंगे? क्या हम हमेशा आसान रास्ता चुनकर पर्यावरण की बलि देते रहेंगे? तपोवन विवाद का जो भी नतीजा निकलेगा, वो आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि क्या नागरिकों की संगठित आवाज नीतिगत फैसलों को बदल सकती है, या विकास का बुलडोजर हमेशा की तरह सब कुछ रौंदता हुआ आगे निकल जाएगा।